देखें यार, इंशाल्लाह 4 से 5 दिन का सेशन होगा। रोज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1.5 पौना 2 घंटा पढ़ें, और इसको हम थोड़ा सा क्विकली लॉ में हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ये जो मैंने हैंडआउट आपके लिए बनाया है, ये हैंडआउट आपको बहुत काम करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा किस सीक्वेंस में आपने पढ़ना है, कौन से सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन पढ़ना है, और सेक्शन आपस में किस तरीके से लिंक्ड है, और किस तरीके से लॉजिकली सारे सेक्शंस आपस में हमारे पास कनेक्ट हो रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इंशाल्लाह आज का हमारा टारगेट ये है कि हम इस हैंडआउट को इंशाल्लाह आज एक अच्छे से रीड कर लेंगे। मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा मेरे भाई। जो मेरा टच वाला लैपटॉप था उसमें इशू हो गया था, तभी हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, सज्जाद साहब, रोज का 1 घंटा, 1 सवा घंटा इतना चल जाएगा? यूं तो लॉ का पेपर देने से पहले भी आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो अगर ये मैं एक अच्छा लॉजिकल रिवीजन आपको करा दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? आप यूं समझ लेंगे हम 9:15 पे स्टार्ट कर रहे हैं और 10:15 तक आप देख लीजिएगा 1 घंटे में कितनी तैयारी हो जाती है। ठीक है, चले, बस बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम सामने इस तरीके से रखें। अच्छा, देखें यार, मेरी एक बात समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हमारे पास कंपनीज एक्ट जो है ना, जो हमारे पास कंपनीज एक्ट है, अगर मैं यहाँ पे आप लोग कैमरा से ही दिख रहा है? अच्छा, तो देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हमारे पास जो कंपनीज एक्ट है ना, इसके 4-5 स्टेजेस है, सही है। सबसे पहली स्टेज क्या है कि भाई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी उसका एक पूरा प्रोसेस है, जो कि हमारा 15, 20, 25 नंबर तक की वेटेज है। जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। उससे इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। फॉर एग्जांपल, भाई पहले डायरेक्टर कौन होंगे, पहला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन होंगे, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, और फिर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो होगा वो कब अपॉइंट होगा, वो फिर मीटिंग से हमारे पास सारे सेक्शन आ जाते हैं, फिर मीटिंग से पहले नोटिस के सारे सेक्शन आ जाते हैं। तो हमारे पास अगर आप लॉ को पूरा देखें ना, इसको समझने की कोशिश करें, तो इसकी 4-5 स्टेजेस है, सही है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, सही है, कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करेगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हमारे अपॉइंट हो रहे होंगे, फिर मीटिंग्स वगैरह हो रही होंगी शेयर होल्डर के साथ, मीटिंग्स की भी बेताशा तादाद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पूरा साल बोर्ड बैठेगा तो एजीएम में प्रेजेंट क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रहे होंगे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रहे होंगे तो वो किस हिसाब से बनने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, उसका ऑडिट कौन करेगा, कौन नहीं कर सकता, डिविडेंड देना है कि नहीं देना, फिर एट द एंड हमारे पास कंपनी क्या हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? आज की तारीख में हमने अगले 1 घंटे में इंशाल्लाह जो इनकॉर्पोरेशन वाले सेक्शंस है ना, हमने इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करना है, सही, और उसको बड़ा लॉजिकली काम करना है। अगर वो स्ट्रक्चर और लॉजिक आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। तो बस वो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेगा जिस स्ट्रक्चर से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन सबको दिख रही है बच्चों? चले बच्चों, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज, हमारे पास कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 17 हमें क्या कहता है? हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हम ओरिजिनल कॉपी भी मैं आपसे शेयर करूं, ताकि जो गंदगी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ क्लास की हद तक रहे, उसके बाहर ना जाए। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। अब इसको बड़ा समझने की जरूरत है हमें कि यहाँ पे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए प्यारे बच्चों हमारे पास, वो क्या लिखे हुए? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, सही है। अगर ये दो वर्ड, अच्छा कहने को तो कितनी आसान डेफिनेशन है कि सर कंपनी की डेफिनेशन क्या है, वो कंपनी जो कि फॉर्म भी हो और रजिस्टर्ड भी हो अंडर दिस एक्ट। तो एक्ट तो 2017 में आया है, तो उससे पहले के जो कानून के हिसाब से अगर कंपनी बनी होगी तो वो कहता है हाँ, और दी कंपनी लॉ। अगर इस डेफिनेशन में आपको ये दो वर्ड समझ आ जाए ना, तो आज की पूरी क्लास में बैठ के हमने सिर्फ और सिर्फ इन दो वर्ड्स को समझना है। क्या ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं? ये बात समझ आती है आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्ड समझ जाए, दो वर्ड्स कौन से मेरे भाई? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, तो आपकी 20 से 25 नंबर की तैयारी हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है सबको? चले, अब समझने की कोशिश करिएगा। मैं अब आपको सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 में जो डेफिनेशन पढ़ी, वहां से उठा के मैं आपको लेके जा रहा हूं सेक्शन 9 में। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी, सही है। भाई किन लोगों ने कंपनी बनानी है? सबसे पहले तो लॉ ये बताएगा ना आपको कि भाई कंपनी बनानी किन लोगों ने। भाई किन लोगों ने कंपनी बनानी, रिक्वायरमेंट किन के ऊपर है? रिक्वायरमेंट उनके ऊपर है कि नो एसोसिएशन,
partnership or entity consisting of more than 20% shall be formed. देखिए वर्ड बड़ा फोकस करिएगा, वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, shall be formed for the purpose of carrying on any business that has the object of gain unless it is registered as a company. कौन सा वर्ड यूज हो रहा है भाई, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, जल्दी छेती छेती। आपने इसकी नोटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हैंडआउट आपके लिए बनाया है प्यारे बच्चों, ये हैंडआउट आपसे ही शेयर होगा। थोड़ी देर पहले दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बताए, कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड बताए मैंने आपको, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, बस जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट भी आयद की गई किन लोगों के पुस्तक, ना कोई एसोसिएशन, ना कोई पार्टनरशिप और कोई भी एंटिटी, सही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रीक्वेंट जो जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए भी, और अगर आपने लॉ की लैंग्वेज समझनी है उसके लिए भी, इस पूरी जगह पे यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपको कंपनी का वर्ड नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भाई बच्चों, जवाब सबने देने, नोट किसी ने नहीं करना, जवाब सबने देने। यहां तक आपको कंपनी का वर्ड नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन में। एग्जैक्टली बिकॉज वो अभी एसोसिएशन है, वो अभी पार्टनरशिप है, वो अभी एंटिटी है, तो इस सेक्शन में कभी भी कंपनी का वर्ड यूज नहीं होगा। अगर कंपनी का वर्ड यूज हो गया तो उसका मतलब है, लॉ खुद कह रहा है कंपनी का वर्ड यूज कर देगा तो उसका मतलब है वो फिर यहाँ पे फॉल कर जाएगा, कि जिसका मतलब फॉर्म और रजिस्टर्ड तो हो चुकी है। तो वो सारे के सारे बिजनेसेस जो कि प्रॉफिट कमाते हैं, एसोसिएशन हो, पार्टनरशिप और एंटिटी और 20 लोगों से ज्यादा हो, वो shall be formed for the purpose of carrying any business that has the object of gain या profit unless it is registered as a company। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। अगर कोई ऐसी एसोसिएशन है, कोई ऐसी पार्टनरशिप है, कोई ऐसी एंटिटी है जिसमें 20 से ज्यादा लोग हैं और वो बैठ के पैसे कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और कंपनी फॉर्म नहीं करी, तो भाई अब क्या करें, तो भाई स्टेट एसईसी भी कहता है भाई आपके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ लेवल 1 की पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, और कल को अगर उस बिजनेस के ऊपर केस हो गया, लेट से आप कोई एंटिटी बना के बैठे हुए और उस एंटिटी के ऊपर केस हो गया, तो ये जो 20 से ज्यादा अफराद है ना, ये पर्सनली भी लायबल होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। और यही सबसे खूबसूरत बात है हमारी कंपनी की, कि अगर आप कंपनीज एक्ट में आ जाएंगे ना, तो फिर आपकी जो लायबिलिटी होती है ना, वो फिर लिमिटेड हो जाती है, शेयर्स की हद तक लिमिटेड हो जाती है, गारंटी की हद तक। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो ये जो रेड से मैंने मार्क किया बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है, ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ exception other than a partnership, a joint family carrying on joint family business, a partnership of 2 or more joint families, total member is less than 20 excluding minor, a partnership formed to carry on। अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा समझूं, अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं शबान, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दो, मैं आपकी क्वेरीज भी आंसर करूंगा। देखिए कहता क्या है कि भाई अगर कोई सोसाइटी है, अगर कोई बॉडी है, अगर कोई एसोसिएशन है जो कि फॉर्म्ड हुई है और अपने ही कानून के तहत या किसी और कानून के तहत फॉर्म्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। क्लास में हमने इसके ऊपर बेतहाशा एग्जांपल डिस्कस करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आईकैप की है, वो एक बॉडी है, वो एक एसोसिएशन फॉर्म हुई है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी हुई, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के कानून नहीं होंगे। तभी आप देखें काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो रहे होते, सही है, इनकी मीटिंग्स हो रही होती है, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह, इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई ज्वाइंट फैमिली और बिजनेस कर रही है तो उस केस में माफ कीजिए, अगर आप ज्वाइंट फैमिली है, बिकॉज आजादी से पहले जो हमारे पास हिंदू लॉ था उसमें ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उसको कंपनी फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती थी, बिकॉज खानदान बैठ के आपस में बिजनेस कर रहे होते थे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा खानदान आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो अगर उनके मेंबरान, अगर उनके मेंबर्स 20 से एक्सीड कर गए, अगर 20 से कम है तो सही है, कोई मसला नहीं है, 20 से एक्सीड कर गए तो फिर एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, फिर रिक्वायरमेंट में फॉल कर जाएगा और वहां आपको एक कंपनी बनाना मैंडेटरी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर वो कह रहा है, अगर आप देखिएगा अदर देन पार्टनरशिप, अदर देन पार्टनरशिप का मतलब है कि जी अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो और 20 से ज्यादा मेंबर है, तो इसका मतलब है वो ऊपर रिक्वायरमेंट में फॉल कर जाएगा और आपको कंपनी बनाना जरूरी है। लेकिन आप जितनी भी ऑडिट फर्म्स को देखें वो कंपनी तो नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ नीचे उसने मना कर दिया, पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर्स, accountants or any other profession where practice as a limited liability company is not permitted under the relevant laws or regulation for such practice। तो यहाँ तक बात समझ आती है। तो ये कुछ 4 हमारे पास एक्सेप्शन है। शाबान का सवाल था कि भाई ये जो बात की गई है पर्सन्स में जो बात की गई है,
क्या इसमें एम्प्लॉइज भी शामिल हो जाएंगे? शाबान साहब, इसमें एम्प्लॉय बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है शाबान साहब आपको? नोमान साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एससीसीपी ने आपको सारी, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हर क्लॉज के अगेंस्ट कभी 50,000 की पेनल्टी, कभी 25,000 की पेनल्टी, कभी 1 लाख की पेनल्टी, कभी 10 लाख की पेनल्टी। तो वो पेनल्टी इतनी स्कैटर्ड होती थी, पता ही नहीं चलता। तो एससीसीपी ने कंपनीज एक्ट में क्या करा कि हर जगह पे पेनल्टी को 3 लेवल पे डिफाइन कर दिया। एक लेवल 1 लिख दिया, एक लेवल 2 लिख दिया, एक लेवल 3 लिख दिया। लेवल 1 में बता दी पेनल्टी इतनी लगेगी, लेवल 2 में बता दी पेनल्टी इतनी लगेगी, लेवल 3 में बता दी पेनल्टी इतनी लगेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, शबान साहब देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 20 से ज्यादा लोग होंगे, ये जो 20 से ज्यादा लोग होंगे, ये 20 से ज्यादा लोग, वो इसके अंदर एम्प्लॉय शामिल नहीं होगा। इसके अंदर एम्प्लॉय, ये कहां लिखा हुआ है मेरे भाई? मेरा बच्चा, ये कहां लिखा हुआ है? मैं आपके सामने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के एग्जांपल रखता हूं। क्या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में 20 से ज्यादा लोग हैं? मैं आपके सामने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के एग्जांपल लेता हूं, सही है? बाकी सीए के जितने भी स्टूडेंट को अगर आप क्या उधर 20 से ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल 20 से ज्यादा लोग हैं, तो भाई हम क्यों नहीं बना रहे कंपनी, और हम पे क्यों ये पेनल्टियां नहीं लग रही? द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% दैट हैज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेन। तो आपके पास जितने, अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से 20 से ज्यादा लोग हैं, तो सारे के सारे लोग गेन से एसोसिएटेड नहीं है, वो तो सैलरी से एसोसिएटेड है। यहाँ जो 20% को मुखातिब किया गया, वो किससे मुखातिब किया गया? वो गेन से मुखातिब किया। इट मींस आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर होंगे, जो जिनका प्रॉफिट में हिस्सा होगा, वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। उसके अलावा जो एम्प्लॉइज होंगे या स्टाफ होगा, वो यहाँ पे फॉल नहीं करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो लॉ को थोड़ा ऐसे पढ़ना है मेरे बच्चों, ठीक हो गया? नहीं नहीं, देखें ये एमएजी, मेरी बात सुने। अगेन मैं आपसे कह दूं, आप ये गलती कर रहे हैं, ये गलती ना करें। यहाँ पे पर्सन का वर्ड यूज हुआ हुआ है, मेंबर का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। क्यों? यहाँ पे मेरे प्यारे भाई पर्सन का वर्ड यूज हो रहा है, मेंबर का वर्ड यूज नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज अभी कंपनी बनी नहीं है भाई। मेंबर की डेफिनेशन जाके पढ़े, वो कंपनी से रेफर करता है, तभी तो कंपनी बनी नहीं है, तभी पर्सन पर्सन की बात कर रहा है। डन हो गया मेरे भाई? अच्छा जी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, क्या ये हमने पढ़ लिया कि भाई इनके ऊपर रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो शायद 60 इस सेक्शन में फॉल कर जाएंगे, 40 इस सेक्शन में फॉल नहीं करेंगे। लाइक 40 में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस भी आ गया, वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करता। 60 जो फॉल कर जाएंगे, तो यहाँ पे कहता है वो shall be formed for the purpose of carrying on any business, shall be formed। तो इसका मतलब है जो कंपनीज या जो पर्सन या जो एंटिटीज या जो एसोसिएशन या जो पार्टनरशिप फॉल कर गई इस सेक्शन के अंदर, वो अब उनको क्या बनानी पड़ेगी? उनको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। यहां से देखती रहेगा फॉर्म, और इसके बाद मैं फॉरन से आपको लेके आ रहा हूँ, कौन से सेक्शन में लेके आ रहा हूँ प्यारे बच्चों? सेक्शन 14 में लेके आ रहा हूँ, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी का। यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? अब आपने सेक्शन 17, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 के साथ फौरन से सेक्शन 9 पढ़ा। सेक्शन 9 जब आपने पढ़ा, तो आपके जहन में एक सवाल आया कि जिन लोगों पे ये रिक्वायरमेंट है, उनको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो कंपनी बनाने के क्या मोड्स अवेलेबल हैं, क्या तरीकेकार मौजूद है? तो उसने यहाँ पे लिखा 3 और मोर पर्सन कैन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैं तभी आपसे कह रहा हूं, ये मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे कॉपी कर दी है, ताकि ये हैंडआउट इतना अच्छा होगा, ताकि आपके हाथ की रीडिंग हो जाएगी। 2 or more person may form a private company। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल, थोड़ी देर में पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, उसके शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, नॉट इंक्लूडिंग पर्संस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। देखें कितनी खूबसूरत बात करता है, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? यहाँ पे मेंबर्स का वर्ड यूज कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऊपर डेफिनेशन किस चीज की है? ऊपर डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। who are in the, not including persons who are in the employment of the company। जो एम्प्लॉयमेंट में होगा उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंबर है, वो मेंबर भी है और वो एम्प्लॉयमेंट भी है, उसको अब कहां पे लेके जाऊं मैं?
जवाब सबने देना है, 1 घंटा बस थोड़ा आपने कॉन्सेंट्रेट करना है प्यारे बच्चों। आप सोच नहीं रहे कि मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उसकी तैयारी करा रहा हूं। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू, जब भाई जब पब्लिक कंपनी नहीं हो, जब पब्लिक को कुछ दिखाना नहीं है तुमने, जब पब्लिक को तुमने अपने एफएस नहीं दिखाने हैं, तो फिर पब्लिक से ना अपने शेयर्स तुमने पब्लिक को देने हैं। और जब जब तुम इतना प्राइवेटली लेके चल रहे हो चीजों को, तो भाई फिर तुम पब्लिक से पैसा भी नहीं मांग सकते, ना शेयर्स की सूरत में, ना किसी डिबेंचर की सूरत में। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ पर उसने एक एक्सप्लेनेशन दे दी, where two or more person holds one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of their election be treated as a single member। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? तो इसी सेक्शन के साथ मैंने आपको मजीद डेफिनेशन पढ़ा दी। तो डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, डेफिनेशन पे इख्तिताम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। हैंडआउट समझ आ रहे हैं किस तरीके से पढ़ना है हमने? चले जी, जबरदस्त भाई। ये वाला वर्ड समझ आ गया सर, ये वाला वर्ड समझ आ गया। कौन सा वाला वर्ड समझ आ गया? फॉर्म्ड वाला वर्ड समझ आ गया कि भाई कंपनी फॉर्म किनको करनी है और फॉर्म करने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पब्लिक बना सकता हूं, प्राइवेट बना सकता हूं, एसएमसी बना सकता हूं। अगली चीज, अगला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे? ये कौन सा वर्ड आ रहा है भाई? जल्दी से बता दें कौन सा वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है अब मैं आपको कौन से सेक्शन में लेके जाऊंगा? अब मैं आपको लेके जा रहा हूं रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। शायद थोड़ा सा टाइम तो बेटा समझा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो सेक्शन 16 आ जाता है आपके पास। देयर शैल बी फाइल्ड with the registrar an application on the specified form containing the following information and documents फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी नेमली। तो क्या है प्यारे बच्चों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जल्दी से बता दें। अब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? अब हम कंपनी को, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जाना है आपने, तो एक रजिस्ट्रार होगा, या हम अब कंपनी को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। जबरदस्त, अब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। जब रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। वो क्या लेके जाना पड़ेगा? दो चीजें लेके जानी पड़ेगी, कुछ इंफॉर्मेशन लेके जानी पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, और एक एप्लीकेशन के साथ इन दोनों चीजों को अटैच कर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज, declaration on the specified form by an authorized intermediary or by a person named in the article as a director of compliance with all or any of the requirement of this act and the rules and regulation made thereunder in respect of registration and matter precedent or incidental thereto। पहले तो एक कागज के पर्चे पे आप साइन लिख के दे दें कि आप जो कंपनीज एक्ट के कानून है, कंपनीज एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन सब से आप कंप्लाई करेंगे। पहले तो आप इस चीज को पर साइन करके दे दें। हमने कहा ठीक है जी, हम इसको पर साइन करके दे देंगे, इसके ऊपर मजीद कोई गाइडेंस नहीं है, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगली चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रोपोज्ड कंपनी। प्रोपोज्ड कंपनी क्यों भाई? है जी, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द प्रोपोज्ड कंपनी। अभी अभी बनी थोड़ी है, अभी तो बनाने के लिए लेके गया हूं रजिस्ट्रार के पास। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा बहुत हम लॉ लिखते हैं ना जब, या कोई चीज छाप रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कहाँ पे कंपनी का वर्ड यूज करना है, कहाँ पे एंटिटी का वर्ड यूज करना है, कहाँ पे एसोसिएशन का वर्ड यूज करना है, कहाँ पे पर्सन का वर्ड यूज करना है। And the proposed company signed by all the subscriber, all duly witnessed and dated। अब मैं आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप समझें, थोड़ी सी अगर इस चीज को देखें, दूसरा डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम का है, तीसरा डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है, चौथा एक एड्रेस है उस वक्त तक जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, और उसके बाद हमारे पास पांचवा है एंड अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड। ये चार डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी ये चार डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चार डॉक्यूमेंट्स है प्यारे बच्चों जो आपको लेके जाने। ठीक है, मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक फॉर्म लिया, मैंने एक एप्लीकेशन ली, उसमें मेमोरेंडम लगाया। मेमोरेंडम क्या होता है थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल लगाया, और चूंकि कंपनी बनी नहीं है तो मैं क्यों एक जगह खरीद लूं, रजिस्टर्ड ऑफिस बना लूं, और कल को मुझे रजिस्ट्रार मना कर देगा मैं तुम्हें कंपनी बनाने नहीं दे रहा, तो मेरे तो पैसे जाए होंगे। तो मैं एक प्रोविजनल एड्रेस उसको दे दूंगा, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दूंगा कि भाई जब तब तुम कंपनी फॉर्म कर लोगे तो मैं रजिस्टर ऑफिस बनाऊंगा, सारी कन्वर्सेशन तब होगी। मीनवाइल कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो इस एड्रेस पे कर देना। अच्छा जी, सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास लेके गया हूं मैं प्यारे बच्चों? सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास लेके गया हूं? चूंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्यारे बच्चों में रजिस्ट्रार के पास लेके गया हूं, तो हमारे पास जो सब सेक्शन 2 होगा, हमारे पास जो सब सेक्शन 2 होगा वो किसको किसको एड्रेस कर रहा होगा?
हमारे पास जो सबसेक्शन 2 होगा वो किसको एड्रेस कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो भी रजिस्ट्रार को कर रहा होगा। तो यहां पे वो एड्रेस कर रहा है किसको? There shall be filed with the registrar। ये डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रार के पास जमा कराने। जहां रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा हो गए तो अगला सबसेक्शन में पर रजिस्ट्रार को एड्रेस करेगा। Where a registrar is of the opinion that any document or information is contrary to the law or does not comply with the law। क्या मतलब भाई? Any document or information is contrary to the law or does not comply with the law। क्या मतलब इसका कोई बताएगा? जल्दी छेती छेती। मतलब आप सोचे आप रजिस्ट्रार होंगे तो आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल देना बच्चों, यही तो फायदा है इस सेशन का। एग्जाम्पल देना जल्दी छेती छेती। पेपर में एक सिनेरियो बेस्ड आता है, आप इस सेक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात सुने, अगर अगर दो से ज्यादा लोग, दो लोग हैं, सिर्फ दो लोग हैं और पब्लिक कंपनी बनाने की एप्लीकेशन दायर की है, क्या रजिस्ट्रार ये एक्सेप्ट कर लेगा? प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहा हूं, प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो शेयर्स भी ट्रांसफर करूंगा और जिन मेंबरान ने साइन किए वो 60 हैं। क्या रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा? प्यारे बच्चों, तो यूं समझे ना चीजों को, प्रीवियस सेक्शन से आप लिंक करें उसको। वेयर द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। ये लॉ से कॉन्ट्रेरी कर गया सेक्शन 14। तो जहां इसने लिख दिया कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, तो आप ये तो फुल टॉस है। अगर 100 नंबर का सवाल भी सिर्फ इसी एक 3 वर्ड पे आ जाए तो आप तो सारे सेक्शन की नॉन कंप्लायंस लिख सकते हैं यहाँ पे। और डज नॉट कंप्लाई विद द लॉ और इज इनकम्प्लीट। क्या मतलब इनकम्प्लीट का मेरे प्यारे बच्चों? क्या मतलब इनकम्प्लीट का? आर्टिकल भी नहीं दे रहा, मेमोरेंडम भी नहीं दे रहा, प्रोविजनल एड्रेस भी नहीं दे रहा, इंफॉर्मेशन जो मांगी है, इंफॉर्मेशन जो मांगी है, देखे ना क्या लिखा हुआ है, और इनकम्प्लीट। सही है। और नॉट ऑथेंटिकेटेड जो लिखा हुआ है बार बार यहाँ पे, साइंड बाय द सब्सक्राइबर लिखा हुआ है यहाँ पे बार बार, साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर। तो अगर किसी ने ऑथेंटिकेट ही नहीं किया इस डॉक्यूमेंट को, तो क्या हवा में कंपनी बना दूंगा मैं? नहीं भाई, हवा में तो कंपनी नहीं बनाऊंगा। द रजिस्ट्रार मे रिक्वायर द कंपनी टू फाइल द रिवाइज डॉक्यूमेंट्स और रिमूव डेफिशिएंसी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। सही है। तो आपसे रजिस्ट्रार आपसे कहेगा भाई खुदा का वास्ता ऐसे नहीं, ऐसे बनती है कंपनी, यूं नहीं यूं होता है, इसको काइंडली सही कर दो। अगला सेक्शन किसको एड्रेस करेगा मेरे प्यारे बच्चों? अगला सबसेक्शन बस जबरदस्त। देखें, इफ एप्लीकेंट, मेंबर का वर्ड यूज नहीं किया है। क्यों मेंबर का वर्ड क्यों यूज नहीं किया? मेंबर का वर्ड क्यों? कंपनी बनी नहीं है भाई। इफ द एप्लीकेंट फेल्स विद इन द स्पेसिफाइड, कौन सा स्पेसिफाइड पीरियड जो ऊपर आपको बताया? कौन सा स्पेसिफाइड पीरियड जो ऊपर आपको बताया? रजिस्ट्रार में रिफ्यूज, इफ द एप्लीकेंट फेल विद द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सही है। अगली पॉसिबिलिटी, इफ द रजिस्ट्रार satisfied, he shall register the memorandum of association and article of association। जो दो डॉक्यूमेंट्स आपने उसको दिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल को, वो उनको अपने पास क्या कर लेगा प्यारे बच्चों? रजिस्टर कर लेगा। जब रजिस्टर कर लेगा तो उससे होगा क्या? ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार शैल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ, हाँ जी, कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब यहाँ पे बात ही इनकॉर्पोरेशन की हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, जब बात यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की हो रही है, तो सर्टिफिकेट भी कौन सा इशू किया जाएगा आपको? सर्टिफिकेट ऑफ विच शैल स्टेट, 5 से 6 चीजें स्टेट की जाएगी। विच शैल स्टेट द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, वेदर इट इज अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी, वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी, एंड इफ इट इज लिमिटेड, whether it is limited by shares or limited by guarantee। सही है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों को मैं दूसरे सेक्शन से आपके साथ लिंक करके बताता हूं। इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम इज रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम में विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल प्रेफर एंड अपील टू द
कमीशन। ये वही वाली बात आ गई कि अगर फॉर एग्जांपल सिंध हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो सिंध हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में चले जाएं, लार्जर बेंच ने भी मना कर दिया तो फिर कहां चले जाएं मेरे प्यारे बच्चों, फिर कहां चले जाते हैं हम? फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। तो इसी तरीके से रजिस्ट्रार ने अगर रिफ्यूज कर दिया तो आप रजिस्ट्रार को मुंह नहीं लगाएंगे, बिकॉज आप तो मुंह लगा चुके हो, उसको मना कर चुका है। फिर आप किसके पास जाएंगे? फिर आप माई बाप के पास जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे माई बाप कौन है? कमीशन है हमारे पास। डन हो गया प्यारे बच्चों? इस येलो को मैंने थोड़ी देर के लिए हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका मतलब है आपने 4 डॉक्यूमेंट्स मेरे प्यारे बच्चों लेके जाने हैं। क्या? एक एप्लीकेशन जिसमें आप दस्तखत करेंगे कि भाई मैं कंप्लाई करूंगा कानून से। दूसरा मेमोरेंडम, क्या होता है पढ़ाने जा रहा हूं। तीसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और चौथा प्रोविजनल एड्रेस। सही है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में जो लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रोपोज्ड कंपनी साइंड बाय ऑल, इसके साथ, इस वर्ड के साथ प्यारे बच्चों, अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? सेक्शन 27, 28, 29 क्या था? सेक्शन 27, 28, 29 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सही है। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मेमोरेंडम ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। तो मैंने तीनों को नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, बिकॉज तीनों के क्लॉज तो सेम है। तो जो सेम क्लॉज है मैंने नीचे वो डिफाइन कर दी। यहां तक बात समझ आ रही, ताकि आपको हैंड आउट प्रिसाइज रहे आपका। अगली चीज, मेमोरेंडम के कंटेंट क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? मेमोरेंडम के कंटेंट क्या होंगे? मेमोरेंडम का प्यारे बच्चों पहला होगा नेम, दूसरा होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, एक सेकंड ना बच्चों, दूसरा होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा होगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। डन हो गया प्यारे बच्चों? बस। तो मेमोरेंडम में पहली चीज क्या थी? मेमोरेंडम में पहली चीज थी नेम ऑफ अ कंपनी, ठीक है। मेमोरेंडम में पहली चीज थी नेम ऑफ अ कंपनी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में, सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में मेमोरेंडम का वर्ड यूज हो रहा है। सेक्शन 27, 28, 29 में मेमोरेंडम के कंटेंट बताए गए हैं, जहां पे पहला क्लॉज क्या बताया गया? नेम ऑफ अ कंपनी। मैं अब आपके साथ नेम से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वो पढ़ाने जा रहा हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? बच्चों समझ आ रहा है इस रिवीजन सेशन का पर्पस क्या है? ये डायग्राम समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो चूंकि मेमोरेंडम में लिखा हुआ था, सेक्शन 27 में भी ये लिखा हुआ था, 28 में भी ये लिखा हुआ था, 29 में भी ये लिखा हुआ था कि जी मेमोरेंडम में नाम बताया जाए, कंपनी का नाम बताया जाए। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो ये लिखना, अगर लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो ये लिखना, अगर प्राइवेट होगी तो ये लिखना, अगर एसएमसी होगी तो ये लिखना। लेकिन वर्ड कौन सा कॉमन था? द वर्ड दैट वाज कॉमन वाज द नेम ऑफ द कंपनी। तो भाई नाम रखना है, अब कंपनी का नाम रखना है। जब कंपनी का नाम रखना है प्यारे बच्चों, ये वो मेरे पास सेक्शन है जो कि प्रोहिबिटेड है। ये वो सेक्शन है मेरे पास, ये वो नाम है मेरे पास जो कि प्रोहिबिटेड है। ये नाम तो मैं रख ही नहीं सकता। किसी ऐसी कंपनी का नाम, मैं अपनी कंपनी का नाम वो रख ही नहीं सकता जो किसी और कंपनी के नाम से आइडेंटिकल हो, रिजेंबल कर रही हो, या उसके नाम से मिलती जुलती हो। सही है। या वो नाम ही इनअप्रोप्रिएट हो, या वो नाम ही इनअप्रोप्रिएट हो, या वो अनडिजायरेबल हो, या धोखेबाजी हो, या डिजाइन किया जा रहा हो ताकि किसी रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी को, लोगों को ऑफेंड किया जाए, हर्ट किया जाए, या एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड। सही है। ये एनी अदर ग्राउंड आपके फिलहाल सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आप, इसमें आप एससीसीपी की अप्रूवल लेके, कमीशन की अप्रूवल लेके आप ये नाम रख सकते हो। इन लोगों के नाम रख सकते हो, गवर्नमेंट के नाम रख सकते हो। क्या यहां तक बात समझ आती है आपको? फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है जी, है जी। जैबिस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो है जी। समझ आ रही है आपको यहाँ पे?
तो अगर आपने इनमें से कोई चीज करनी है जिसमें गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, उनके डिपार्टमेंट्स का नाम आ रहा है, या उनके पैट्रोनेज का नाम आ रहा है, या कायदे आजम का नाम आ रहा है, या अल्लामा इकबाल का नाम आ रहा है, या जरदारी का नाम आ रहा है, तो इसके लिए किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्यारे बच्चों? किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको? आपको कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? बेहतरीन। The decision of the company commission shall be final with respect to the name। यहाँ पे थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी में थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा, सही है? The decision of the commission shall be final। पर्सन, अगेन किसका वर्ड यूज हो रहा है प्यारे बच्चों? कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? A person may reserve the name for a period not exceeding 60 days by making an application to registrar। एप्लीकेशन किसके पास गई है मेरे प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन किसके पास गई है? एप्लीकेशन गई है। तो इसका मतलब है अगर आप मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास लेके जा रहे हो, अगर आप आर्टिकल रजिस्ट्रार के पास लेके जा रहे हो, तो नाम वाली दरख्वास्त भी किसके पास लेके जाओगे? रजिस्ट्रार के पास लेके जाओगे। और जिस नाम से आप कंपनी बनाने जा रहे हो वो नाम आप रिजर्व करा सकते हो कितने दिन तक? 60 डेज तक। If the name applied under subsection 4 ऊपर is refused by the registrar, the aggrieved person may within 30 days of the order of refusal prefer an appeal to the commission। prefer an appeal to the commission। An order of the commission under subsection 6 ऊपर वाला section shall be final and shall not be called into question before any court or other authority। प्यारे बच्चों एक मसला है, सब सेक्शन 3 में बता तो चुका है डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल। तो यहां पे रजिस्ट्रार कैसे आ गया भाई? अगर बता चुका है कि डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल, तो यहां पे रजिस्ट्रार कैसे आ गया भाई? है? समझ आई क्या कह रहा हूं? तो फिर सब सेक्शन 3 में क्यों लिख दिया कि डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल? तो दो बार डुप्लीकेट हो गया सेक्शन। ये तो मेरे प्यारे बच्चे दो बार मेमोरेंड, दो बार आपका सेक्शन आ गया। इतना फारिग है कंपनीज एक्ट। प्यारे बच्चों सब सेक्शन 3 की बात करता है, द डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल विद रिस्पेक्ट टू नेम। ये इसकी बात करता है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन की बात करता है, कि जहां कमीशन की अप्रूवल लेनी है आपने, और वहां पे जब कमीशन की आपने कहा कि जी मैं कायदे आज़म के नाम से बनाना चाहता हूं, सही है? कमीशन की अप्रूवल लेने गए, कमीशन ने मना कर दिया। द डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल, ये किसकी बात करता है? ये इन वाले क्लॉज की बात करता है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? हाँ, ये जो नाम है, इसकी जो बात चल रही है, इसमें तो आप किसके पास जाओगे? इसमें कमीशन के पास थोड़ी जाओगे, इसमें आप किसके पास जाओगे? इसमें मेरे प्यारे बच्चों सबसेक्शन 4 से कहानी स्टार्ट होगी। अ पर्सन में रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, बिकॉज यहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ द एससीसीपी जरूरी नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ रहा है ना किस तरह पढ़ना है हमने? Where it is found, अब मेरी बात देखें, जबरदस्त मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। Where it is found that the name was reserved by furnishing false or incorrect information, such reservation shall be cancelled। In case the company registered, it shall be directed to change the name। अगर नाम सिर्फ रिजर्व कराया हुआ है और किसी गलत इंफॉर्मेशन के तहत कराया हुआ है, तो वो आपका नाम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रार से भी गलती हो गई, उसने उस नाम से कंपनी बना दी, तो फिर आपको ये डायरेक्शन दी जाएगी। क्या डायरेक्शन दी जाएगी? कि चले जी शाबाश, नाम क्या करें? नाम क्या करें प्यारे बच्चों? नाम को चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा गौर से देखें, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसेक्शन 5 की, इस सबसेक्शन 5 में कुछ बताया ही नहीं है कि नाम चेंज कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नाम चेंज ना करूं तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसी चीज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कौन सा सेक्शन आ गया? इसी चीज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कौन सा सेक्शन आ गया प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। नहीं, चेंज ऑफ नेम नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई चीज गलत हो गई, उसको सही करना है। रेक्टिफिकेशन का मतलब ही यही है मरियम जबरदस्त, कि जी कोई चीज गलत हो गई है, उसको सही कहीं करना है। अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10। और सेक्शन 10 क्या कहता था? कि भाई इससे कंप्लाई करना है और इसके लिए माए बाप से वो करनी है, अप्रूवल लेनी है, और जिस बेसिस में ये अप्रूवल दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए।
A company which is registered by the name in contravention of subsection 10 or the name was obtained by furnishing false or incorrect information. सही है. A may with the approval of the registrar change its name. may का मतलब मुझे खुद ये रियलाइज हो गया कि यार ओहो मैंने तो गलत नाम रख लिया. सही है, मैं तो ये नाम रखना ही नहीं चाह रहा था और ये नाम तो ऑलरेडी इसका आ रहा है और लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और मेरे लिए मसला हो जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं तो उससे कल को बड़ी कंपनी बन जाऊंगा तो मेरे लिए मसला हो जाएगा. तो यहाँ पे वॉलंटरीली आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो नाम चेंज कर लें. एंड शैल, अब कोई ऑप्शन नहीं है. इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट, ये सो डायरेक्ट का वर्ड तो हमने ऊपर भी कहीं पढ़ा था. इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज द नेम. याद आ रही है, ये चीज यही नीचे आ रही है प्यारे बच्चों. Shall, if the registrar so directs within 30 days of the receipt of such direction, change its name with the approval of the registrar. Approval of the registrar का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब है यहां से कहानी बढ़ के, यहां से कहानी बढ़ के वापस से कहां चली जाएगी, वापस से कहां चली जाएगी, वापस से यहां पे चली जाएगी. क्या यहां तक बात समझ आ रही है? यस यस यस. रजिस्ट्रार से मिस्टेक नहीं हुई होगी, रजिस्ट्रार को जो आपने इंफॉर्मेशन दी होगी उसमें मिस्टेक हुई होगी. डन हो गया प्यारे बच्चों. प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार शैल before issuing a direction for change of the name afford the company an opportunity to make the representation against the proposed direction. उसको सुना जाएगा, उसके बगैर नहीं होगा. हाँ, if the company fails to report compliance within the specified period, है कंपनी कहती है जी मेरा तो नाम हो गया, मेरे पास तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ गया, मैं क्यों अब नाम चेंज करूं. द रजिस्ट्रार में एंटर ऑन द रजिस्टर a new name for the company selected by him, being a name under which the company may be registered under this act, and issue a certificate of incorporation. वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ाया जिसमें मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सब्र कर ले, मैं इस चीज को क्या कहते हैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूं इस चीज को. बच्चों अब इस चीज को हाईलाइट कर सकता हूं. डन हो गया प्यारे बच्चों. अब इस चीज को हाईलाइट कर लूं. ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इसमें क्या लिखा हुआ होगा? नाम लिखा हुआ होगा. जब नाम में मसला आ गया प्यारे बच्चों, जब नाम में मसला आ गया और कंपनी अपना नाम चेंज नहीं करती और रजिस्ट्रार कहता है कि भाई नाम चेंज करो, तो इसका मतलब रजिस्ट्रार नया नाम लिखेगा और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा. सही है? क्या यहां तक बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया. अच्छा, ये तो वो हो गया. अब एक और सेक्शन, चेंज ऑफ नेम बाय अ कंपनी. अ कंपनी, इसको थोड़ा सा, क्या सेक्शन 12 सेक्शन 11 से लिंक्ड है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या सेक्शन 12 सेक्शन 11 से लिंक्ड है? क्यों लिंक्ड है? सुनने की कोशिश करिएगा. क्या लिखा हुआ है वर्ड मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिखा हुआ है वर्ड? shall if the registrar so direct change its name, है? may with the approval of the registrar change its name with the approval of the registrar. इसका मतलब है दोनों सूरतों में अप्रूवल के लिए वापस कहां जाना पड़ेगा? अ पर्सन में रिजर्व नेम फॉर अपीयर नॉट 16 बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार. यहां पे अप्रूवल मांगेगा. सही है? तो इसका मतलब है चाहे रेक्टिफिकेशन का मसला हो, चाहे रेक्टिफिकेशन का मसला हो, या आपने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है. अभी रिसेंटली हेस्कॉल का नाम चेंज हो गया. सही है? तो हेस्कॉल का नाम इतना बदनाम हो गया था कि दुनिया काम ही नहीं करना चाह रही थी उसके साथ, उसने अपना नाम ही चेंज कर दिया. सही है? बाइको का नाम अगर देखें तो बाइको ने भी अपना नाम चेंज कर दिया. तो इस तरीके से कंपनीज का नाम, तो कंपनी अगर वैसे बिजनेस पर्पस के लिए नाम चेंज करना चाहे तब भी सेक्शन 12 अप्लाई हो जाएगा. कंपनी कहती है नहीं नहीं भाई मुझे तो रजिस्ट्रार कह रहा है कि नाम चेंज करो, तब भी सेक्शन 12 अप्लाई हो जाएगा. कंपनी कहती है ओहो मैंने तो गलत इंफॉर्मेशन भेज दी उसको, अब भी नाम चेंज हो जाएगा. बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? A company may by special resolution and with the approval of the registrar. नाम के लिए आपने बार बार किसके पास जाना पड़ेगा? आप एक चीज देख ले प्यारे बच्चों, एक चीज देख ले, एक चीज कॉमन है क्या? विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार. क्या ये बात समझ आ रही है?
विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। सही है। तो अगर आप वॉलंटरीली भी नाम चेंज करने जा रहे हो, डंडे के जोर पे भी नाम चेंज करने जा रहे हो, तो दो लोगों की अप्रूवल चाहिए। पहली अप्रूवल किसकी? पहली अप्रूवल रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार को आपने कहा भाई 60 दिन तक नाम रिजर्व रखें, बिकॉज मुझे तो मीटिंग करानी है और मीटिंग के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो 60 दिन तक नाम आप वो करें। और दूसरी अप्रूवल किसकी? दूसरी अप्रूवल किसकी मेरे प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया। और स्पेशल रेजोल्यूशन, सही है, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों मेरे भाई? मेरे प्यारे बच्चों स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों? सिंपल मेजोरिटी क्यों नहीं? स्पेशल बिजनेस है। नहीं, इस तरह का जवाब ना दें, इस तरह का जवाब ना दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नाम किसने डिसाइड किया था? ये नाम किसने डिसाइड किया था? ये नाम डिसाइड करने वाले कौन थे? बच्चों ये नाम डिसाइड करने वाले कौन थे? ये माए बाप थे। सही है। ये आपके दादाओं परदादाओं ने नाम रखा था। अगर उन्होंने जिन लोगों ने कंपनी बनाई है, जिन लोगों ने कंपनी बनाई है, चाहे उसमें नाम आ रहा हो, चाहे उसमें बिजनेस आ रहा हो, चाहे उसमें रजिस्टर्ड एड्रेस आ रहा हो, ऐसी कोई भी चीज आ रही हो, मेमोरेंडम आ रहा हो, आर्टिकल आ रहा हो, प्यारे बच्चों, ये सारे दस्तावेजात वो है, ये सारे दस्तावेजात मेरे प्यारे बच्चों वो है जो कि जिसने मेहनत करी, इसने कंपनी बनाई है, उसमें अगर छेड़छाड़ी करने जाओगे प्यारे बच्चों, तो सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, क्या होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन। जबरदस्त। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चेंज ऑफ नेम, अगर मैंने ऊपर नाम चेंज कर लिया, सही है, तो समझने की कोशिश करिएगा ये सारे सेक्शन आपस में इंटरलिंक्ड है। सेक्शन 12 के नाम से भी अगर आपको चेंज करना है तो जाना किधर पड़ेगा? सेक्शन 10 में जाना पड़ेगा। और सेक्शन 10 में किससे किससे आपने अप्रूवल लेनी पड़ेगी? किसको दरख्वास्त जमा करानी पड़ेगी? किसके साथ नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा? किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? तो अगर नहीं नहीं, कमीशन नहीं, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। हाँ, अगर ये वाला सिनेरियो है तो कमीशन है मेरे प्यारे बच्चों। डन हो गया? बेहतरीन। अगर आप नाम चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? वी आर अ कंपनी चेंज इट्स नेम, द रजिस्ट्रार शेल एंटर द न्यू नेम, जबरदस्त, ऑन द रजिस्टर इन प्लेस ऑफ द फॉर्मर नेम, and shall issue a certificate of incorporation altered to meet the circumstances of the case, and on issue of such certificate the change of name shall be complete. Where a company changes its name, it shall for a period of 90 days from the date of issue of certificate by the registrar under subsection 1 continue to mention its former name along with its new name on outside of every office or place in which its business is carried on in every document as specified in section 22। तो 90 दिन कब से? जब से आपने नाम चेंज किया तब नहीं, जब रजिस्ट्रार का ऑर्डर आ गया, जब अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया आपके पास, जो नया इशू सर्टिफिकेट उसने आपको किया, उसके 90 दिन तक आपने पुराना नाम भी लिखना होगा। क्या नाम चेंज करने से इस वक्त हैस्कॉल के ऊपर जितने भी केसेस हुए, सिंध हाई कोर्ट में चल रहे हैं, एफआईए कर रहे हैं, तो हैस्कॉल अपना नाम चेंज करके ये नहीं कह सकती कि भाई वो केस तो हैस्कॉल का नाम से चल रहा था, अब तो कराची हाइड्रोकार्बन टर्मिनल के नाम से मैं कंपनी हूँ, मेरे खिलाफ तो कोई केस नहीं है। नहीं नहीं भाई, नाम चेंज करने से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हमारे चेंज नहीं होते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया। और फिर अगली चीज, इसी के साथ में आपको सेक्शन 22 जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे सेक्शन 22 अर्ज किया गया है, उसी सेक्शन 22 को मैंने नीचे भी लिख दिया है। और एक और रीजन है नीचे लिखने की, इसमें लिखा हुआ क्या आ रहा है? पब्लिकेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय अ कंपनी। सही है। और ये कुछ दस्तावेजात हैं, बड़ा आसान सा सेक्शन है। ये कुछ दस्तावेजात हैं आपके चेक बुक में, आपके इनवॉइस में, आपके आपके रजिस्टर ऑफिस में, आप जहां जहां बिजनेस कैरी कर रहे हो वहां पे, इन सारी जगहों पे इस तरीके से चीजें आपके पास मेंशन होनी चाहिए। सही है। ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। डन हो गया प्यारे बच्चों?
तो भाई सुनिएगा मेरी बात, मैं पिछले 35 मिनट को समराइज करूं 35 सेकंड में। प्यारे बच्चों, मैं पिछले 35 मिनट को 35 सेकंड में थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूं। मैं कंपनी फॉर्म करने गया था, जब कंपनी फॉर्म करने गया तो सेक्शन 14 आ गया कि भाई ये कुछ तरीकेकार हैं आपके पास फॉर्म करने के, सही है। जब वो तरीकेकार समझ आ गए कि मैं ये कंपनियां बना सकता हूं, तो फिर मैं कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए गया सेक्शन 16 के हिसाब से। जब सेक्शन 16 के हिसाब से रजिस्टर करने गया, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट जो मैं जमा करा रहा था, उसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सेक्शन में मजीद किया, सेक्शन 27, 28, 29, तो वहां पे लिखा हुआ था कि मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होगा। उस मेमोरेंडम के क्लॉज ए का जो कंटेंट था वो था नेम ऑफ अ कंपनी। और फिर मैं नेम ऑफ अ कंपनी के लिए सेक्शन 10 पढ़ा, सेक्शन 11 पढ़ा, सेक्शन 12 पढ़ा, और फिर सेक्शन 13 पढ़ा, और उसके बाद सेक्शन 22 पढ़ा। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगली चीज मेमोरेंडम में क्या लिखी हुई आ रही है भाई? अगली चीज मेमोरेंडम में क्या लिखी हुई आ रही है? द प्रोविंस और पार्ट ऑफ अ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्रोविंस एज द केस में बी, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी। ये टू बी का वर्ड क्यों लिखा है भाई? है ये टू बी का वर्ड क्यों लिखा है? अभी अबे अभी अभी क्या नहीं बनाई? अबे ऊपर ही तो कह रहे थे। हाँ, ऊपर क्या कह रहे थे? ये क्या कह रहे थे यहाँ पे भाई? ये कुछ कह रहे थे? हैं? till the registered office is established and notified and, तो ऊपर तो जब दस्तावेजात दी, तो मैंने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा कि भाई जब मैं रजिस्टर ऑफिस बना लूंगा, तो बनी थोड़ी अभी। तो यहां पे मैं प्रोविंस बताऊंगा उसको कि मैं इस सूबे में रजिस्टर ऑफिस बनाऊंगा, जहां पे मेरा रजिस्टर ऑफिस बनेगा। सूबा नहीं बनाऊंगा, सही है, सूबा नहीं बनाऊंगा, इस सूबे में अपना रजिस्टर ऑफिस बनाऊंगा, है जी। ठीक है जी। अभी आप स्टूडेंट हो माशाल्लाह, तो अभी आप ये एड्रेसेस देते होगे, सही है। इंशाल्लाह कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, फिर आप डीएचए के डिफेंस के इंशाल्लाह एड्रेसेस दीजिएगा बच्चों। डन हो गया? और वहां पे एज अ मेंबर आकर आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द बहुत जल्द। कह क्या रहा है सुनिएगा। अ कंपनी shall have a registered office to which all communication notice shall be addressed and within a period of 30 days of its incorporation। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसने आपको दिया, सर्टिफिकेट, जहां सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसने दिया, तो आपने कहा था मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं साइन करता हूं कि मैं सारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करूंगा। आगे पहली रिक्वायरमेंट आपकी कि बेटा 30 दिन के अंदर मुझे फौरन से किस चीज का एड्रेस दो, किस चीज का एड्रेस दो? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दो, सही है। क्यों? ताकि सारी की सारी कम्युनिकेशन रजिस्ट्रार आपसे वहां पे करे। नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। हाँ जी, कल को अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करने जा रहे हैं, तो 15 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भाई मैं चेंज कर चुका हूं, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। प्रोवाइडेड दैट change of a registered office of a company from one city in a province to another, a city to another in any part of Pakistan not forming a part of province shall require the approval of a general meeting through, है जी, through स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? कल को अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने जाएंगे, अगेन ये किसने डिसाइड की थी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस? आपके नाम के साथ साथ आपकी जगह किसने डिसाइड की थी? प्यारे बच्चों, नाम के साथ साथ जगह किसने डिसाइड की थी? जल्दी छेती छेती। मेंबर्स नहीं बोले हैं, मेंबर्स नहीं बोले हैं, मेंबर्स नहीं बोले हैं, माई बाप बोले हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई थी उन्होंने। तो जब तक उनकी अप्रूवल नहीं आएगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा मेरे बच्चों, सही है। कंपनी बनाने के जो फाउंडेशन थी, जो फाउंडर्स थे, उसमें अगर आप चेंज करने जाएंगे, 3/4 मेजोरिटी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया।
तो रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड हमारे पास एक सेक्शन 21 था, हमने उसको पढ़ लिया। इसके अंदर मैं इस वाली चीज को थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर रहा हूं। इसको मैं अगर आप कहते तो मैं येलो से हाईलाइट कर लेता हूं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा खेलना है आपके साथ, तो मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह खेलूंगा। सही है, ये जो येलो से हाईलाइट किया, डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, तीसरी चीज क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? तीसरी चीज क्या थी? मेमोरेंडम का कंटेंट क्या था? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। सही है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। मैं उसी पे आऊंगा नौमान, तभी हाईलाइट किया हुआ है मेरा बच्चा, मैं उसी पे आऊंगा। क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। सही है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिख के मैंने फौरन से उसको कौन से सेक्शन से लिंक कर दिया प्यारे बच्चों? कौन से सेक्शन से लिंक कर दिया मेरे बच्चों? जल्दी छेती छेती। सेक्शन 26 से भाई। सेक्शन 26 से क्या हो गया? बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी। सही है, सेक्शन 27 से पहले एक सेक्शन है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का। तो 27 पहले पढ़ रहे हैं, 27 पढ़ते हुए 26 पढ़ रहे हैं। A company may carry on or undertake any lawful business provided that mentioned in the memorandum, business का memorandum में mention होना जरूरी है, ये तो ऊपर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। And shall always commensurate with the name of the company, with the name of the company। सही है, आपका बिजनेस आपके नाम के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपके बिजनेस में ऑयल आ रहा है और आप लुटे बेच रहे हैं, जी ऐसा नहीं हो सकता। सही है, इसका मतलब फिर तो आप, इसका मतलब फिर तो आप डिसेप्टिव है, आपका नाम ही डिसेप्टिव है। सही है, अच्छा, एनी चेंज shall reported to the registrar within 30 days from the date of change, and the registrar may give direction of change of name if it is in violation of this section। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो अगर आपने कल को नाम चेंज करने जा रहे हैं, कल को अगर आप अपना बिजनेस चेंज करने जा रहे हैं और रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई नाम ये है और बिजनेस ये है, इससे तो ये सेंस बनता ही नहीं है, तो वो आपको डायरेक्शन दे सकता है कि प्यारे बच्चों क्या करें। और जब वो डायरेक्शन आपको देगा नाम चेंज करने की, जब वो डायरेक्शन आपको देगा नाम चेंज करने की, किस सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 26 के हिसाब से। और जहां सेक्शन 26 के हिसाब से वो आपको नाम चेंज करने की डायरेक्शन देगा प्यारे बच्चों, तो आपके पास सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाएगा और सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या ये बातें समझ आती हैं आप? अगर वो आपसे कहेगा नाम चेंज करना है, तो आप फौरन से उसके पास भागेंगे, भाई ये नया नाम है, काइंडली इसको अप्रूव कर दो। और अगर अप्रूव कर देते हो तो उसको रिजर्व कर लो 60 दिन तक। फौरन से आप एक ईओजीएम बुलाएंगे, वहां पे मेंबरान को बुलाएंगे, 21 दिन पहले का नोटिस देंगे। नोटिस में आप कहेंगे हमने एक स्पेशल बिजनेस करना है। सही है, और आपसे ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है। और मीटिंग्स और नोटिस के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन होगा तो उसके बारे में आपने रेजोल्यूशन भी अटैच करना है नोटिस के साथ है। और आपने क्या रेजोल्यूशन लेना है मेंबर से वो भी अटैच करना है, और उस बिजनेस के बारे में बताना है सारा आपने। फिर आप मीटिंग बुलाएंगे, फिर मेंबरान से आप जाके वोट लेंगे। वोट लेने के भी कुछ तरीके होंगे, हैंड्स भी हो सकता है, पोस्टल बैलेट भी हो सकता है। सही है, उसके अंदर प्रॉक्सी के कॉन्सेप्ट भी आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है हमने अगले 4-5 दिन क्या करना है भाई? ये जो मैंने आपसे बातें करी है, मेरा 75% लॉ का सिलेबस हो गया है। हाँ, अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों बिजनेस भी हो गया, नाम भी हो गया, पता भी हो गया, काम भी हो गया। नाम काम पता तीनों चीजें हो गई। सही है, नाम काम पता जब तीनों चीजें हो गई, तो इसका इसका मतलब है मेरी बात समझने की कोशिश की। सर ये बात समझ नहीं आ रही। मेमोरेंडम का कंटेंट है नेम, मेमोरेंडम का कंटेंट है प्रोविंस, मेमोरेंडम का कंटेंट है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो जब आपने नाम का सेक्शन पढ़ाया, जब आपने नाम का सेक्शन पढ़ाया और आपने कहा नाम चेंज हो सकता है। सही है, जब आपने 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 ऑफिस का सेक्शन पढ़ाया तो आपने कहा ऑफिस भी चेंज हो सकती है। जब आपने बिजनेस का सेक्शन पढ़ाया तो आपने कहा बिजनेस भी चेंज हो सकता है। सही है, बिजनेस भी चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब है सर अल्टीमेटली मैं बात क्या कर रहा हूं? अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? चेंज क्या हो रहा है? इनकी वजह से अल्टीमेटली कौन सा डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है? ये तीनों बातें कहां लिखी गई थी? ये मेमोरेंडम में लिखी गई थी। तो इसका मतलब है अगर आप नाम चेंज करेंगे, अगर आप नाम चेंज करेंगे
तो सेक्शन 11 भी एप्लीकेबल हो सकता है, सेक्शन 12 भी एप्लीकेबल हो सकता है, सेक्शन 13 भी एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 22 भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं अपना, तो सेक्शन 21 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप अपना बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं तो सेक्शन 26 एप्लीकेबल होगा। लेकिन इनके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों एक और सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, इनके साथ साथ एक और सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। और उस सेक्शन का नाम क्या है? और उस सेक्शन का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। सेक्शन 32 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? उसके साथ साथ सेक्शन 32 भी अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि पेपर में सवाल आ जाए कि मैं नाम चेंज करने जा रहा हूं, तो क्या मैं सिर्फ सेक्शन 12 देखूंगा? सेक्शन 12 के साथ एक और चीज देखूंगा क्या? सेक्शन, कौन सा सेक्शन देखूंगा? बिकॉज ये तो मेमोरेंडम का कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मेरे पास मेमोरेंडम का कंटेंट है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, subject to the provision of this act, एक सेकंड आया, subject to the provision of this act, a company may by special resolution alter the provision of its memorandum so as to change the place of its registered office from one province to another province, one province to another that is not forming a part of Pakistan, change its principle। अबे वही बातें तो कर रहे हैं जो ऊपर कंटेंट में पढ़ी थोड़ी देर पहले है। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसमें मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दें। इस सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे हम? मुझे सिर्फ एक सेकंड दो। चले जी, मुझे स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, द ऑल्ट्रेशन, ये सुनिएगा, तो तीन कंटेंट अभी कब से पढ़ रहे थे, नाम, पता, काम। हाँ, अगर वो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? बच्चों इसका मतलब तो बताएं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये कौन से सेक्शन से मुखातिब हो रहा है? नहीं बहन, नोमान कैसी बात कर रहा है यार? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जल्दी छेती छेती। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, किसकी बात कर रहा है भाई? नहीं भाई प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बात कर रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 11 की बात कर रहा है। बात कर रहा है सेक्शन 12 की, चेंज ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी। सही है? बात कर रहा है किसकी? सेक्शन 26 की, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की। बात कर रहा है किसकी? सेक्शन 21 की, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी की। और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब है कि अगर नाम चेंज करने गया और रजिस्ट्रार से अप्रूवल नहीं मिली, तो क्या कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत अपना मेमोरेंडम ऑल्टर कर सकती है? समझ आ रही है? अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, अगर इस लाइन को मिटा दूं मैं और लिख दिया जाता अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, तो मैं फिर एससीसीपी को कहता ये सेक्शन 11 अपने पास रखो, ये सेक्शन 12 अपने पास रखो, ये सेक्शन 26 अपने पास रखो, ये सेक्शन 21 अपने पास रखो। क्यों? बिकॉज तुम तो कहते हो सेक्शन 32 में कि मैं स्पेशल रेजोल्यूशन से मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकता हूं। बच्चों समझ आ रही है बातें? तो subject to the provision of this act, a company may by special resolution alter the provision of its memorandum so as to change, वही तीन कंटेंट जो ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा है, the alteration shall not take effect until and except in so far
as it is confirmed by the commission on petition. है क्या? अब तक हम किस किस के नाम पढ़ रहे थे? हमने कहा नाम चेंज करना है किसके पास चले जाओ, नाम चेंज करना है किसके पास चले जाओ। अब तक जब हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? नाम चेंज करना था किसके पास चले जाओ? रजिस्ट्रार के पास। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा? एक और बंदे से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? प्यारे बच्चों समझ आ रहा है? तो अगर नाम चेंज, अगर पेपर में सवाल आ जाए नाम चेंज हो रहा है और आप सिर्फ लिख के आ जाए कि रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, हाँ, और इस सेक्शन 32 आपने लिंक ही नहीं करा, तो मुझे बताए ना कैसे मार्क्स मिलेंगे? The alteration shall not take effect until and except insofar it is confirmed by the commission on petition, provided that an alteration so as to change its principal line of business shall not require the confirmation by the commission. इसका मतलब है अगर नाम चेंज कर रहे हो और पता चेंज कर रहे हो तो किसकी किसकी अप्रूवल की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों? अगर नाम चेंज कर रहे हो तो किसकी अप्रूवल की जरूरत है? रजिस्ट्रार की भी जरूरत है और कमीशन की भी जरूरत है। इसको थोड़ी देर में करेक्ट भी करूंगा। A copy of the order confirming the alteration duly certified by an authorized officer of the commission shall be forwarded. इसका मतलब क्या? अच्छा, सेक्शन 3 वापस से रीड करूंगा थोड़ी देर में। इसका मतलब है मैंने कराची से लाड़काना में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया। हाँ जी, सॉरी यार, मैंने कराची से अपना रजिस्टर ऑफिस लाड़काना में चेंज कर दिया बच्चों। क्या हुआ इससे? क्या सेक्शन 32? अच्छा, मैं कराची से अपना रजिस्टर ऑफिस लाड़काना चेंज करने जा रहा हूं, क्या सेक्शन 21 अप्लाई होगा बच्चों? क्या सेक्शन 21 अप्लाई होगा? मैं कराची से लाड़काना जा रहा हूं, सेक्शन 21 अप्लाई होगा, पूरा अप्लाई होगा, पूरा अप्लाई होगा, सही है? लेकिन क्या सेक्शन 32 अप्लाई होगा? क्या सेक्शन 32 अप्लाई होगा? प्यारे बच्चों, सेक्शन 32 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मेमोरेंडम में आपने रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताया था। मेमोरेंडम में आपने बताया था नेम ऑफ अ कंपनी, द प्रोविंस और पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोविंस एज द केस में बी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी। आपने मेमोरेंडम में प्रोविंस बताया था। अगर आप विद इन प्रोविंस रहते हैं तो आपका मेमोरेंडम ऑल्टर थोड़ी होगा। आप जाके नया मेमोरेंडम ये जमा कराएंगे कि मैं सिंध से सिंध में जा रहा हूं, तो इसका मतलब है सेक्शन 21 तो अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 32 अप्लाई नहीं होगा बच्चों। लेकिन अगर आप कराची से लाहौर में शिफ्ट हो रहे हैं, अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कराची से लाहौर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब प्यारे बच्चों सेक्शन 21 भी अप्लाई होगा और साथ साथ क्या अप्लाई हो जाएगा? इस तरह लॉ को पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह लॉ को पढ़िएगा, समझ आ रही है? क्योंकि ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा द प्रोविंस इन विच द रजिस्टर, तो आपने मेमोरेंडम में प्रोविंस बताया, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस थोड़ी बताया। तो रजिस्टर ऑफिस चेंज करने से जरूरी नहीं कि मेमोरेंडम ऑल्टर हो। हाँ, प्रोविंस चेंज करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, आपको सेक्शन 32 अप्लाई हो जाएगा। आप DHA 5 से DHA 6 में आ जाओ तो क्या मेमोरेंडम ऑल्टर हो जाएगा आपका? नहीं है, मना कर दिया उसने। Provided that an alteration so as to change its principal line of business shall not require the confirmation by the commission. लेकिन काम चेंज करने गए और रजिस्ट्रार ने कहा नाम चेंज कर दो। अब जब नाम चेंज हो रहा है तो अब क्या होगा? अब एक और चीज भी ऑल्टर हो रही है। अब आपका मेमोरेंडम ऑल्टर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका मेमोरेंडम ऑल्टर हो चुका है। चूंकि आपका मेमोरेंडम अब ऑल्टर हो चुका है तो अब आपको 32 के तहत कमीशन के पास जाना पड़ेगा। ये बात समझ आई मैंने क्या कही? बच्चों ये बात समझ आई मैंने क्या कही?
नोमान साहब ऊपर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का अगर आप ये सेक्शन देखें, any change shall be reported to the registrar within 30 days and registrar may give direction of change of name है। तो आप बिजनेस चेंज करने जाएंगे तो कमीशन से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रार ने कहा नाम चेंज कर दो तो नाम चेंज करने के लिए तो और मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, जब मेमोरेंडम ऑल्टर होगा तो इसके लिए आपको कमीशन की अप्रूवल की जरूरत पड़ जाएगी। अब क्लियर है नोमान साहब? आप बच्चों बाकी आप लोग क्लियर हो? A copy of the order confirming the alteration duly certified by an authorized officer of the commission shall be forwarded to the company and to the registrar within 7 days from the date of the order. A copy of the memorandum of association as altered pursuant to the order under this section shall within 30 days from the date of the order be filed by the company with the registrar who shall register the same. Who shall register the same. ये तो थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, ये कहां पढ़ा था? ये थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था प्यारे बच्चों। जब ये डॉक्यूमेंट आप लेके गए थे, इफ दैट इज सेटिस्फाइड ही शैल रजिस्टर ही, तो जो मेमोरेंडम उसने रजिस्टर किया है और जब अब मेमोरेंडम ऑल्टर हो रहा है तो क्या क्या रजिस्टर को वापस से उस मेमोरेंडम को क्या करने की जरूरत है प्यारे बच्चों? उस मेमोरेंडम को वापस से रजिस्टर करने की जरूरत है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम of an association as altered pursuant to this shall within 30 days from the date of the order be filed by the company with the registrar who shall register the same and issue a certificate which shall be conclusive evidence that all the requirement of this act with respect to the alteration and the confirmation thereof have been complied and the memorandum of file shall be the memorandum of the company। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? तो जब कंपनी बनाने जा रहे थे तब भी तो मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हुआ था, तो अब जब मेमोरेंडम ऑल्टर भी होगा तो अब भी मेमोरेंडम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अब भी मेमोरेंडम क्या होगा? जल्दी छेती छेती। जबरदस्त जबरदस्त। Here the alteration involves a transfer of registered office from the jurisdiction of one company registered office to another. Physical record of the company shall be transferred to the registrar concerned of the company। आपने तो मेमोरेंडम सिंध के रजिस्ट्रार को जमा कराया था, आपने तो आर्टिकल सिंध के रजिस्ट्रार को जमा कराया था, आपने तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंध के रजिस्ट्रार को जमा कराए थे, आपने तो अपने स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी सिंध के रजिस्ट्रार को जमा कराई थी। अब चूंकि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, पंजाब जा रहा है, तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट सिंध रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पंजाब रजिस्ट्रार को दे। ये रिक्वायरमेंट किसके ऊपर आयद कर दी गई है? ये कंपनी के ऊपर आयद कर दी गई है। बेटा चलो शाबाश, अब यहां से उठा के सारे डॉक्यूमेंट्स कहां लेके जाओ? पंजाब रजिस्ट्रार के पास जमा कराओ। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी सर, ये मेमोरेंडम के ऑल्ट्रेशन होने से पहले जहां ये मेमोरेंडम आपका रजिस्टर्ड हो गया था, तो इफेक्ट क्या है मेमोरेंडम के रजिस्टर्ड होने का? द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल when registered bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by each member and contained a covenant on each part of each member, his heirs and legal representative to observe and be bound by all the provision of the memorandum and article subject to the provision of this act। इसकी बात समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी जिस बंदे ने बनाई उसने कहा मैं लॉ की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करूंगा, वो बंदे को मरे हुए 100 साल हो गए, सही है, 10 दिन पहले मैंने इस कंपनी के शेयर्स लिए है, मैं कल को ये नहीं कह सकता कि मैंने मेमोरेंडम में साइन थोड़ी किया था, मैंने रजिस्टर में साइन थोड़ी किया था। अगर मेरा मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसका इफेक्ट इतना भारी है कि अगले 100 साल बाद ही जो मेंबर आएगा और 200 साल पुरानी कंपनी होगी, उन लोगों ने जो दस्तखत किए थे, उन लोगों ने जो कानून बनाए थे, उन लोगों ने जो जबान दी थी, उन लोगों ने जो वादे किए थे, वो सारे इसके ऊपर बाउंड होंगे प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? तो मेमोरेंडम का इफेक्ट ये है, और जहां ये मेमोरेंडम की इतनी इंपॉर्टेंस है तभी तो जमा कराना है, और जहां ये मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो जाए, थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, सही है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि रजिस्टर्ड होते थे, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज द फॉलोइंग इफेक्ट एज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जहां आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया,
The subscriber to the memorandum together with such other person as may from time to time become member of the company or a body corporate by the name stated in the certificate of incorporation. B, the body corporate is capable of exercising all the functions of an incorporated company and having perpetual succession. Subscriber वाला मर जाए, member मर जाए, company चलती रहेगी. The status and the registration of the company are stated in or in connection with the application for registration. In case of a company having share capital as subscribed to the memorandum become holder of the initial shares, the person named in the article of association of a proposed director are deemed to have been appointed to that office. पहला डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है, सही है. पहला डायरेक्टर, हम डायरेक्टर के सेक्शन में पढ़ेंगे, पहला डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता. पहला डायरेक्टर का नाम रिकमेंड किया जाता है, लिखा जाता है आर्टिकल में, मेमोरेंडम में. तो जिनका नाम लिखा गया है और अगर वो मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो गया है तो इसकी इतनी ज्यादा औकात है कि इट विल बी एज्यूम्ड कि ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है हमारा. क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये इसको आप इस तरीके से देखिएगा कि ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल आप लेके जा रहे थे, ये जो मेमोरेंडम आप लेके जा रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल आप लेके जा रहे थे, इसका फायदा क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है प्यारे बच्चों. क्या इफेक्ट? सेक्शन. क्या इफेक्ट? सेक्शन. उस वक्त मेमोरेंडम आर्टिकल में किसी और ने साइन किया था, लेकिन ये सबके ऊपर बाउंड होगा. मेरी 7 नस्लें अगली आ जाए उनके ऊपर भी ये बाउंड होगा. क्या यहां तक बात समझ आती है? और अगर तो ये रजिस्टर्ड हो जाए, ओहो, तो फिर तो सेक्शन 18 अप्लाई हो जाएगा और ये सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी. क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मेमोरेंडम यहाँ पे हमारा अब खत्म हुआ है और मेमोरेंडम के अंदर आपने साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट जमा कराया था, जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? जिसका नाम क्या था? एक और डॉक्यूमेंट आपने जमा कराना था, जिसका नाम क्या था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. हमारा जितना सिलेबस रह गया है, मीटिंग कब होगी, मीटिंग कैसे होगी, मीटिंग का नोटिस क्या होगा, डायरेक्टर कैसा होगा, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, चेयरमैन कौन होगा, वोटिंग राइट्स कैसे निकलेंगे, ये सारी बातें प्यारे बच्चों, चूंकि ये इंटरनल मैटर्स है, मेरे घर के मैटर्स है, ये सारी की सारी बातें कहां डिस्कस हुई होंगी प्यारे बच्चों? ये सारी की सारी बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस की होंगी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर. अगला सेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल. उसके बाद आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड. और अगर आर्टिकल को भी ऑल्टर करने जा रहे हो तो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल में उसने नहीं बताया कि इस वजह से या उस वजह से या फला वजह से, बिकॉज आपका जो पूरा सिलेबस है वो है ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आपका 75% सिलेबस है ही क्या प्यारे बच्चों? आपका नाम, आपका काम, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, ये मेमोरेंडम है. बाकी आगे जो मीटिंग्स का सेक्शन है, आगे डिविडेंड के सेक्शन है, आगे ऑडिटर के सेक्शन है, आगे फाइनेंशियल्स के सेक्शन है, आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेक्शन है, आगे वोटिंग राइट्स के सेक्शन है, आगे चीफ एग्जीक्यूटिव के सेक्शन है. वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों? वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये तो उन सेक्शन में ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि अगर आपने ये करना है तो आपने ये करना पड़ेगा. लाइक अगर आपने ऑडिटर चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएं, सही है. अगर आपने फॉर एग्जांपल डायरेक्टर चेंज करना है तो वो मीटिंग का तरीका क्या होगा, वो वोटिंग का तरीका क्या होगा, वो सारा उन सेक्शन में बताया गया है प्यारे बच्चों. क्या बात समझ आती है? तो अगर आप गौर से देखें आज की तारीख में प्यारे बच्चों, 1 घंटे में, टाइम देख लें आप, 1 घंटे में हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीख लिया. मेमोरेंडम का इफेक्ट क्या होगा, कितना भारी डॉक्यूमेंट है, इसको सीख लिया. मेमोरेंडम का कंटेंट क्या है? 3 कंटेंट. उन 3 कंटेंट के पीछे 30 सेक्शंस क्या है उनको पढ़ लिए, सही है. उन 30 सेक्शंस की समरी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है, उसको भी उसके साथ लिंक करके मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया. क्या क्या आपको ये क्विक रिवीजन प्यारे बच्चों समझ आया? तो मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर हम रोज का इंशाल्लाह ये एक दिन ब्रेक देके अगर हम 1 घंटा इस तरीके से रिवाइज कर लें तो कुछ लॉ की अंग्रेजी भी समझ आ जाएगी कि लॉ ड्राफ्ट कैसे हुआ है, कुछ हमें समझ आ जाएगा कब पर्सन का वर्ड यूज. कल से जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें तो वर्ड ही मेंबर का यूज हो रहा होगा, उसमें तो वर्ड ही कंपनी का यूज हो रहा होगा. मजीद कितने सेक्शन होंगे मेरे भाई, मजीद कितने सेक्शन होंगे? आज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, कल इंशाल्लाह हम, कल या नहीं तो परसों हम डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स वगैरह देख लेंगे, हम मीटिंग्स वगैरह देख लेंगे, फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लेंगे, फिर डिविडेंड्स वगैरह देख लेंगे, फिर कंपनी को आखिरी दिन वाइंड अप करेंगे और कोर्स भी वाइंड अप हो जाएगा.
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस स्ट्रक्चर में मैंने आपके सामने, जिस स्ट्रक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चर में मैंने ये चीजें आपके लिए लिखी है, आपने उसी को देखना है प्यारे बच्चों, सही है। और अगर हम दिन का 1 घंटा निकाल लेंगे, 1.25 घंटा निकाल लेंगे, तो हमारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा, सही है। पेपर में अगर ऐसा कोई सवाल आएगा, सिनेरियोज आएंगे, आप फौरन से लिंक कर सकेंगे। ऑल्दो क्लास में उसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था हमने, एक एक वर्ड के पीछे हमने कोई आधा घंटा लगाया था, लेकिन क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं ताकि आप फौरन से इसको समेट लें। और इसके साथ साथ मैं आपको केस स्टडीज भी कराऊंगा, सीए फाइनल की केस स्टडीज कराऊंगा बच्चों। डन हो गया? ये हैंडआउट भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाकी जो दोस्त यार जिनका कैप्स्टोन का पेपर, उनको रिकमेंड कर दीजिएगा, बिकॉज सेशन फ्री है और इंपॉर्टेंट है बहुत, सही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ग्रुप में हम थोड़ा एक्टिव होंगे, जो भी क्वेरीज वगैरह होगी इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर दूंगा। और अगर पेपर से पहले, अगर सेशन से पहले अगर मैं आपको कोई हैंड आउट दूं या मैं कोई सवाल दूं, तो क्या प्यारे बच्चों उसको आप कर लेंगे? ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। हम चाह रहे हैं कि हम 1 घंटे में रिवीजन के वक्त सवाल को रीड ना करें, सवाल आप रीड करें, ड्राफ्ट करें, ताकि मैं अच्छा आंसर आपको दिखा दूं कि इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। चले मेरे प्यारे बच्चों, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।